हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHO MCQ सीरीज़ पार्ट 11। इसके अंदर हम CHO से रिगार्डिंग कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। आज का हमारा जो फर्स्ट MCQ है वो ये है, नॉर्मल ICP इज़ नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है वो आपको बताना है। 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। ऑप्शन बी कह रहा है 0 से 15 mm ऑफ Hg होता है। ऑप्शन सी कह रहा है 25 mm ऑफ Hg होता है। ऑप्शन डी कह रहा है 50 to 80 mm ऑफ Hg होता है। तो जो नॉर्मल ICP होता है वो अपन काउंट करते हैं 5 से 15, है ना। 5 से 15 mm ऑफ Hg नॉर्मल काउंट करते हैं। तो इसके एवरेज वैल्यू जो अपने को इसके आसपास की वैल्यू कौन सी है? ऑप्शन बी के अंदर 0 से 15 लिखा है, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 0 से 15 क्या है? नॉर्मल ICP होता है। नेक्स्ट MCQ अपना, वॉट वुड बी द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज ICP। जब भी ICP बढ़ता है तो उसका फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा, ये अपने को पूछा है। ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन, ऑप्शन सी रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन, ऑप्शन डी वाइड पल्स प्रेशर। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन है ये किसके अंदर होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडिस के अंदर। किसके अंदर होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडिस एक बीमारी है जिसके अंदर अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है वहाँ से एंटी डायरेटिक हार्मोन आता है वैसोप्रेसिन। वो क्या करता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है। लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडिस के अंदर उस हार्मोन की कमी रहती है, इसीलिए जो बीमारी होती है वो होती है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। इसके अंदर सेम एज सिम्टम रहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। तो इसके अंदर ज़्यादा भूख नहीं लगती है मरीज़ को। क्या होता है? पॉलीडिप्सिया होता है और पॉलीयूरिया होता है। बहुत ज़्यादा यूरिन आता है क्योंकि जो वाटर को रीएब्जॉर्ब करने वाला जो हार्मोन रहता है वो इसके अंदर कम रहता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। जो जब भी ICP बढ़ता है तो मरीज़ सबसे पहले क्या होता है? रेस्टलेसनेस होती है। जब भी ICP बढ़ता है तो मरीज़ को रेस्टलेसनेस होती है। उसके बाद मरीज़ क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस हो जाता है। और उसके बाद मरीज़ कहाँ चला जाता है? कोमा के अंदर। जब भी अपन देखते हैं GCS स्कोर 7 से 8 होता है तो मरीज़ को ICU एडमिशन की ज़रूरत रहती है। और अगर इससे भी कम हो जाता है तो वो मरीज़ किस में काउंट होता है? कोमा के अंदर काउंट होता है। इसके अलावा इंक्रीज ICP के अंदर अपन एक कुसिंग ट्रायड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुसिंग ट्रायड सिम्टम पढ़ते हैं। इंक्रीज ICP के अंदर क्या पढ़ते हैं? कुसिंग ट्रायड, है ना। कुसिंग ट्रायड मतलब 3 सिम्टम का ग्रुप है। ट्रायड का क्या मतलब होता है? 3 सिम्टम का ग्रुप। तो जो फर्स्ट सिम्टम है वो क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। और उसके साथ में क्या होता है? मरीज़ को हाइपरटेंशन होता है। मरीज़ का जो है हार्ट स्लो हो जाता है लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और नेक्स्ट उसके अंदर क्या होता है? पल्स प्रेशर क्या हो जाता है? वाइड हो जाता है। और इसके अलावा मरीज़ को क्या हो जाता है? इर्रेगुलर रेस्पिरेशन हो जाती है ना। इर्रेगुलर रेस्पिरेशन पैटर्न हो जाता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन हो जाती हैं। ये तीनों सिम्टम मिला के क्या कहलाता है? कुसिंग ट्रायड ऑफ ICP सिम्टम, है ना। तो नेक्स्ट MCQ, इस MCQ का जो करेक्ट आंसर वो क्या है? सी। सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा? मरीज रेस्टलेसनेस होगा। नेक्स्ट MCQ अपना, इन फाउलर पोजीशन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ हेड ऑफ बेड, है ना। जब भी अपन फाउलर पोजीशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर 4 कैटेगरी पढ़ते हैं। एक होती है लो फाउलर पोजीशन, एक होती है सेमी फाउलर पोजीशन, एक होती है फाउलर पोजीशन और एक होती है हाई फाउलर पोजीशन। तो जब लो फाउलर पोजीशन देनी होती है तब अपन हेड ऑफ बेड को 30 से 45 डिग्री तक एंगल तक एलिवेटेड करते हैं हेड ऑफ बेड को। जब सेमी फाउलर देनी होती है तो 45 से 60 डिग्री तक अपन हेड को क्या कर देते हैं? एलिवेटेड करते हैं। जब फाउलर देनी होती है तो 60 से 90 के बीच में हेड को एलिवेटेड करते हैं। और जब आपको हाई फाउलर पोजीशन देनी है तो अप टू 90 डिग्री अपन क्या कर देते हैं? कंप्लीट 90 डिग्री एंगल पर बेड को एलिवेटेड कर देते हैं। वो कैसी पोजीशन होती है? हाई फाउलर पोजीशन। ये कैसे मरीजों के अंदर दी जाती है? जो पेशेंट क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले रहते हैं, इनके अंदर क्या होता है? डिस्निया की प्रॉब्लम रहती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग रहती है। मान लो कोई पेशेंट अस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस है ना, या फिर इसको क्या है? COPD वाले मेनली जो मरीज रहते हैं इनको अपन कैसी पोजीशन देते हैं? हाई फाउलर या फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो अपने को फाउलर पोजीशन पूछा है तो अपन क्या जवाब देंगे? 60 डिग्री तक हेड को एलिवेटेड करके रखते हैं फाउलर पोजीशन के अंदर। अगर अपन इसके अंदर आंसर राइट करते हैं 90 तो इसका मतलब अपन क्या जवाब दे रहे हैं? हाई फाउलर पोजीशन। इसने क्या पूछा है? सिर्फ फाउलर पोजीशन पूछी है, इसका मतलब 60 डिग्री तक हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज? ऑप्शन ए क्लोपिडोग्रिल, ऑप्शन बी एस्प्रिन, ऑप्शन सी प्रोपेनोलॉल, ऑप्शन डी एम्लोडिपिन, है ना। इसमें से कौन सी ड्रग है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है? तो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है ये कैसी ड्रग है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ना। अपन जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव जब ड्रग पढ़ते हैं इसके अंदर 4 कैटेगरी पढ़ते हैं।
एक तो अपन बीटा ब्लॉकर देखते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखते हैं, एक कैसे देखते हैं ACE इनहिबिटर देखते हैं और ACE देखते हैं, और एक देखते हैं एंटी डायूरेटिक, है ना, नहीं डायूरेटिक ड्रग्स पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं डायूरेटिक्स, ACE इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर ड्रग कैसी ड्रग रहती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रहती है। तो जब भी कोई ड्रग पढ़ते हैं अपन फार्मेकोलॉजी के अंदर तो क्या होता है, उस ड्रग के पीछे एक सफिक्स लगता है, ये सफिक्स इंडिकेट करता है कि ड्रग कौन से ग्रुप की है। तो ये जो वर्ड डिपिन लगा है ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो जो ऑप्शन डी के अंदर ये जो ड्रग लिखी है कैसी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एम्लोडिपिन है, वासडेपिन है, इस तरह की जो डिपिन वर्ड लगता है जिसके पीछे वो कैसी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। जैसे अपन एक पढ़ते हैं रामाप्रिल, है ना, रामाप्रिल पढ़ते हैं जिसके पीछे प्रिल वर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये कैसी ड्रग है, ACE इनहिबिटर ड्रग है। और जिस ड्रग के पीछे लोल वर्ड लग रहा है जैसे ये प्रोपेनोलोल, ये कैसी ड्रग है, बीटा ब्लॉकर ड्रग, कैसी है, बीटा ब्लॉकर ड्रग है। ये जो एस्प्रिन लिखा है ये एस्प्रिन ड्रग कैसी है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है, कैसी है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है। और जो क्लोपिडोग्रिल है ये कैसी है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है, या इसको अपन ब्लड थिनर बोलते हैं। ये ड्रग दोनों क्लोपिडोग्रिल और एस्प्रिन कभी भी दोनों एक साथ मरीज को नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, क्योंकि अगर आप ये दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं तो मरीज़ के अंदर सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेज रहते हैं। तो जो एम्लोडिपिन है वो कैसी ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये ड्रग किस कैटेगरी की है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। नेक्स्ट MCQ अपना, वाइल व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पेशेंट वाइल गिविंग द एनेमा। जब आप मरीज़ को एनेमा दे रहे हो तो कौन सी पोजीशन के अंदर देते हो, राइट लेटरल के अंदर, लेफ्ट लेटरल के अंदर, फाउलर पोजीशन के अंदर, या सुपाइन पोजीशन के अंदर। तो जो सुपाइन और फाउलर है ये तो पहले ही बाहर हो जाए, ऐसे कंडीशन के अंदर, ऐसी पोजीशन के अंदर अपन क्या है एनेमा नहीं लगा सकते। तो जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है इसके अंदर अपन क्या है मरीज़ को एनेमा लगाते हैं, क्योंकि अपना जो सिग्मोइड कॉलन है, जो रेक्टस एरिया है अपना, वो क्या है लेफ्ट साइडेड वाला एरिया है, इसीलिए अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर लगाते हैं, राइट लेटरल के अंदर नहीं लगाते हैं। तो जो अपनी करेक्ट पोजीशन एनेमा के अंदर रहती है वो कैसी रहती है, लेफ्ट लेटरल। इसके अलावा आपको एनेमा कैन की हाइट कई बार पूछी जाती है कि जो एनेमा कैन है इसको हैंग करते हैं ना, ये हाइट कितनी रखते हैं, तो ये जो हाइट है ये कितनी रहती है, या तो इसको आप 45 सेंटीमीटर बोल सकते हो, या इसको क्या बोले हो 18 इंच रखते हैं, कितनी रखते हैं 18 इंच या 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट MCQ अपना, आफ्टर बर्थ एंटीरियर फोंटेनल क्लोज विद इन, है ना, ऑप्शन ए 18 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 8 मंथ, ऑप्शन डी 15 मंथ। कितने मंथ के अंदर एंटीरियर फोंटेनल जो है क्लोज हो जाते हैं। तो जब अपन फीटल स्कल पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि फीटस के स्कल के अंदर बॉन कितनी होती है 5, और फोंटेनल कितने होते हैं 6, फोंटेनल कितने होते हैं 6, और स्यूचर कितने होते हैं 4। ये जो स्यूचर होते हैं इनके बीच में जो वाइड गैप रहता है ना, जो स्यूचर लाइन होती है इसके बीच में जो वाइड गैप रहता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोंटेनल्स बोलते हैं। ये फोंटेनल्स और स्यूचर भगवान बच्चे को क्यों देता है, इसीलिए देता है क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस दौरान बच्चे की जो हेड की जो स्कल की बोन रहती है उसको ओवरलैप होना पड़ता है, तभी वो क्या होता है डिलीवर हो पाता है। अगर ये बोन फिक्स हो जाए तो बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को माउल्डिंग बोलते हैं। माउल्डिंग का मतलब होता है फीटल हेड जो है उसके स्कल की जितनी बोन होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है और बच्चा डिलीवर हो जाता है। इसके बाद में ये फोंटेनल है, ये स्यूचर है, ये जो है गैप रहता है बोन के बीच में, ये क्या हो जाता है धीरे धीरे क्लोज हो जाता है। तो ये पूछ रहा है एंटीरियर फोंटेनल है ये कब क्लोज होता है, आपको जवाब देना है 1.5 ईयर यानी कि 18 मंथ के अंदर क्या होता है ये क्लोज होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपको पूछे अगर पोस्टीरियर फोंटेनल कब क्लोज होता है तो आपको जवाब देना है 6 to 8 वीक या 1.5 महीना, है ना, 1.5 महीना या 6 to 8 वीक के अंदर पोस्टीरियर फोंटेनल क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा जो 2 फोंटेनल रहते हैं वो पेयर्स के अंदर रहते हैं, 2 है ना, 2 ये हो गए सिंगल, और 2 जो होते हैं वो पेयर्स के अंदर रहते हैं जिसको अपन एंटीरियो लेटरल या पोस्टीरियो लेटरल के नाम से जानते हैं। उनकी इतनी इंपॉर्टेंस ओबीसी के अंदर या पीडियाट्रिक के अंदर नहीं रहती है, लेकिन ये 2 फोंटेनल जो होते हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है और इनसे रिगार्डिंग MCQ कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि एंटीरियर फोंटेनल का शेप कैसा होता है, आपको जवाब देना है डायमंड शेप होता है। कैसा होता है, डायमंड शेप। और तो पोस्टीरियर का शेप कैसा होता है, ट्राइएंगुलर होता है। कैसा होता है, ट्राइएंगुलर होता है, क्योंकि ये 3 स्यूचर लाइन से मिलकर बनता है, और ये डायमंड शेप वाला जो है ये 4 स्यूचर लाइन से मिलकर बनता है। कई बार इसकी साइज भी पूछ लेती है, तो 3/3 इसका क्या रहता है साइज रहता है एंटीरियर फोंटेनल्स का, और पोस्टीरियर का 1.2/1.2 जो है साइज रहता है। हालांकि साइज से इतना MCQ नहीं आता है, लेकिन इसकी क्लोजिंग टाइम से आता है। अगर ये टाइमली क्लोज नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब है, बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है हाइड्रोसिफिलस, जिसका नाम क्या नाम है, हाइड्रोसिफिलस जो बीमारी है
वो बच्चों के अंदर होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्रेन के अंदर जो CSF का प्रोडक्शन या तो ज़्यादा हो रहा है या उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, फोंटेनल टाइमली क्लोज नहीं होते हैं, उस बच्चे की हेड की साइज़ बढ़ जाती है ना। तो अगर आपको पूछे कि ये फोंटेनल टाइमली क्लोज नहीं हो रहे तो आप क्या सस्पेक्ट करते हैं, तो ये सस्पेक्ट करते हैं कि मरीज़ के अंदर क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफिलिस वाली बीमारी हो सकती है। तो इसका जो अपना राइट आंसर था ए। नेक्स्ट MCQ अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर LDH ज़्यादा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ऐसी वजह से क्या हो जाता है, अपनी जो आर्टरीज़ होती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारी वेरियस टाइप की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पड़ते हैं, है ना। तो वो डिजीज़ हो सकती है। इनमें अपने को क्या पूछा है, नॉन मॉडिफाइड का क्या मतलब है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक होता है मॉडिफिएबल, मॉडिफाइड चीज़ जो होती है जिसको आप मॉडिफाइड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और नॉन मॉडिफाइड का मतलब है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन है ए एज, ऑप्शन बी है ओबेसिटी, ऑप्शन सी है स्ट्रेस, और ऑप्शन डी है लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर एक्सरसाइज क्या है, मॉडिफिएबल है, इसको आप मॉडिफाइड कर सकते हो, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो आप दूसरे दिन जाके जिम कर लो, एक्सरसाइज हो जाती है। स्ट्रेस अगर आपको है तो आप इसके लिए स्ट्रेस रिलीविंग बहुत सारी थेरेपीज़ रहती है, तो उससे आप क्या है स्ट्रेस रिलीव हो सकते हो, ये मॉडिफिएबल है। ओबेसिटी मॉडिफाइड है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, तो आप एक्सरसाइज वगैरह करके वेट को कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 60 है तो आप क्या है 6 ईयर के नहीं हो सकते, ये नॉन मॉडिफिएबल है ना। एज है, अगर आपका जेंडर फीमेल है तो आप फीमेल रहेंगे, वो आप चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप मेल है तो मेल रहेंगे, वो चेंज नहीं कर सकते। एज अगर आपकी 60 हो गई है तो आप 6 ईयर के नहीं हो सकते। तो ये कैसे रहते हैं, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ये कैसे रहते हैं, नॉन मॉडिफिएबल रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए। नेक्स्ट MCQ अपना, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बॉडी। ये जो अपनी स्पाइन है, वर्टिब्रा है, इसके अंदर बोन के नंबर कितने होते हैं, ये पूछा है इसने। टोटल वर्टिब्री इन ह्यूमन बॉडी कितने होते हैं, 33 होती हैं, 30 होती हैं, 44 होती है, या 22 होती है। तो जो अपनी वर्टिब्री है ये कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33। लेकिन अगर आपको पूछे वर्टिब्रल बोन कितनी होती है, आपको जवाब देना है 26। इसका क्या रीज़न है मैं बताती हूँ। C7 होती हैं, है ना, जो थोरेसिक होती है ये 12 होती हैं, लंबर होती है वो कितनी होती है, 5 होती हैं, और सैक्रल जो होती है बोन ये कितनी, 5 होती हैं, कॉक्सियल कितनी होती हैं, 4 होती है। और जब हम इन सब को काउंट करते हैं तो कितनी होती हैं, 33। कितनी होती हैं, 33। लेकिन लेटर ऑन कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये जो सैक्रल वाली 5 बोन है ये फ्यूज होकर कितनी हो जाएगी, 1 बोन, और ये जो कॉकिक्स वाली 4 बोन है ये भी फ्यूज होकर कितनी हो जाएगी, 1। तो अब जब इनको अपन काउंट करेंगे तो ये बोन कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो जब भी आपको वर्टिब्रल बोन पूछे आपको जवाब देना है 26। लेकिन आपको पूछे वर्टिब्री कितनी होती है तो आपको जवाब देना है 33, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में जब बच्चा जन्म लेता है तो ये बोन फ्यूज नहीं होती है। जब अडल्ट एज के अंदर आता है तो ये बोन जो है सैक्रल वाली और कॉकिक्स वाली आपस में फ्यूज होकर एक एक हो जाती है। तो नेक्स्ट MCQ अपना, इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। MCQ आपसे पूछ रहे हैं ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होता है, इन लीवर, इन हार्ट, इन इंटेस्टाइन और इन स्किन। तो स्किन, इंटेस्टाइन या हार्ट के अंदर क्या है ग्लूकोज स्टोर नहीं होता है। जो इमरजेंसी के अंदर बॉडी में कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर जो हेल्प करता है मैक्सिमम, वो कौन करता है, लीवर करता है। तो जब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा रहता है अपनी बॉडी के अंदर उसको क्या करता है, लीवर अपने अंदर स्टोर रखता है। वो फॉर्म कैसी होती है, ग्लाइकोजन फॉर्म होती है। ये भी सवाल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है, किस फॉर्म के अंदर जो है ग्लूकोज स्टोर होता है लीवर के अंदर, तो आपको जवाब देना है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये क्या है, इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, और ये मिलके क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है। जब बॉडी के अंदर कभी भी मान लो मरीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो ये लीवर क्या करेगा, ऐसी इमरजेंसी के अंदर उस हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करने के लिए ये क्या करता है, अपने जो ग्लाइकोजन है इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में भेज देता है, और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये इमरजेंसी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन करता है बॉडी के अंदर, मैक्सिमली कौन करता है, लीवर करता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, इसके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर होता है। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि वो भी क्या करे, CHO की तैयारी अपने साथ मिलकर कर सके। तब तक के लिए थैंक यू।